और नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से जो कि पूर्णतः या फिर मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकालिक या फिर अंशकालिक व्यवसाय के रूप में भी चलाया जाता है, और इसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का भी होता है और तथा उत्पादन प्राय हाथ से ही किया जाता है। प्रशुल्क आयोग 1949-50 के अनुसार कुटीर उद्योग धंधे वे धंधे होते हैं जो कि अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता से आंशिक या फिर पूर्णकालिक कार्य के रूप में भी किए जाते हैं। कुटीर उद्योग लगभग पूरी तरह से घरेलू उद्योग होते हैं। इसमें किराए के मजदूरों को भी बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये उद्योग कच्चा माल स्थानीय बाजारों से प्राप्त करते हैं और अपना अधिकांश उत्पादन स्थानीय बाजारों से ही बेचते हैं। और यह लघु आकार के ग्रामीण, स्थानीय एवं पिछड़ी तकनीकी वाले उद्योग होते हैं। और कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण है। कुटीर उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो ग्रामीण उद्योग कुटीर उद्योग और दूसरा है शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योग में ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, और ग्रामीण कुटीर उद्योग भी दो श्रेणियों में उप विभाजित किए जा सकते हैं। एक वे हैं जो कि कृषकों द्वारा सहायक धंधे के रूप में भी चलाए जाते हैं, और जैसे कि मुर्गी पालन, करकों की बुनाई, गाय भैंस पालन, सुअर में भेड़ बकरी पालना, टोकरियां बनाना, रेशम की कीड़े पालना, कायर उद्योग, रस्सी बनाना, मधुमक्खियां पालना और मछली पालन आदि। और दूसरे वह हैं जो कि ग्रामीण कौशल में संबंधित होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े के जूते बनाना, घानी ऐसे तेल निकालना आदि। और शहरी कुटीर उद्योग में वे होते हैं जो कि शहरी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत खिलौना बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, साबुन बनाना, हथकरघा कपड़े बुनना आदि को सम्मिलित किया जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहले तो कुटीर उद्योगों में हस्त क्रियाओं की प्रधानता रहती है, और जबकि लघु उद्योगों के लिए भी आवश्यक नहीं है। और दूसरा है कुटीर उद्योगों में प्राय परंपरागत विधियों से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और प्राय स्थानीय बाजारों की मांग की पूर्ति की जाती है। और जबकि लघु उद्योगों में यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा भी अपेक्षाकृत व्यापक बाजार की मांग की पूर्ति की जाती है। तीसरा, कुटीर उद्योगों में मजदूरी या फिर वेतन पर भी कम लोग लगाए जाते हैं, और अधिकतर कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में मजदूरी या फिर वेतन पर भी पर्याप्त व्यक्ति लगाए जाते हैं। तथा कुटीर उद्योगों में पूंजी का विनियोग नाममात्र का होता है, और जबकि लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लगाई जाती है। और कुटीर उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल एवं कुशलता का भी प्रयोग होता है, और जबकि लघु उद्योगों में कच्चा माल तथा तकनीकी कुशलता बाहर से भी प्राप्त की जा सकती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं। इन उद्योगों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। पहले तो कच्चे माल की समस्या है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के समक्ष विद्यमान सबसे पहली समस्या तो कच्चे माल की है, जो कि उन्हें उचित समय पर तथा उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है, और स्थानीय व्यापारियों द्वारा इन उद्योगों को घटिया माल उपलब्ध कराया जाता है। अच्छे किस्म का माल या तो निर्यात कर दिया जाता है, फिर अथवा बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा क्रय किया लिया जाता है, और इन सबका भी परिणाम यह होता है कि यहाँ पर एक और उत्पादन व्यय बढ़ जाता है और बढ़ गया है, और वहीं पर दूसरी ओर निम्न किस्म का भी माल निर्मित होता है, और जिसमें ये उद्योग बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते हैं। और फिर है वित्त समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि सरकारी प्रयासों के कारण लघु उद्योगों की वित्त संबंधी समस्याएं कुछ कम हुई हैं, लेकिन उन्हें अपने छोटे आकार के कारण अब भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों से ऋण लेने में भी उन्हें तमाम वैधानिक कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं, और तत्पश्चात समय समय पर भी रिटर्न भेजने पड़ते हैं। अतः इन उद्योगों के स्वामी अनेक बार बैंकों का सहारा छोड़कर के साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं और उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तकनीक की समस्या है। शिक्षा का अभाव भी वित्त की कठिनाइयों तथा सीमित बाजारों के कारण भी देश के कुटीर में लघु उद्योगों के द्वारा भी उत्पादन की परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, और जिससे कि उत्पादन की किस्म, नीति और लागत अधिक पड़ती है। विपणन की कठिनाइयां। कुटीर एवं लघु उद्योगों की विपणन समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। जनता की रुचियों में परिवर्तन, विज्ञापन और प्रचार के सीमित साधन, और वृहत उद्योगों की मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता इत्यादि के कारण भी इन उद्योगों को अपने उत्पादन बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। बड़े उद्योगों तथा द्वारा निर्मित माल अपेक्षाकृत सस्ता, अच्छी किस्म का और आकर्षक होता है। बड़े पैमाने के उद्योग उत्पादन की आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग तो करते ही हैं, और साथ में विपणन आदि क्षेत्रों में भी साधन संपन्न होते हैं, जिससे के कारण लघु उद्योग प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते हैं। पहले प्रमापीकरण का अभाव। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल किसी भी निश्चित माप का नहीं होता है, और इसके परिणाम स्वरूप इन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। पहले सूचना में परामर्श का अभाव। इसमें इन उद्योगों को अपने व्यवसाय से संबंधित उचित सूचनाएं समय से नहीं मिल पाती हैं, तथा साथ ही इन्हें परामर्श देने वाली संस्थाओं की भी कमी है, और इन कारणों से ये उद्योग उन्नति नहीं कर पाते हैं। फिर विद्युत शक्ति की कमी। कुटीर एवं लघु उद्योगों की एक प्रमुख समस्या शक्ति की कमी है। इन उद्योगों को उचित मात्रा में सस्ती दर पर भी विद्युत शक्ति नहीं मिल पाती है, और जिसके अभाव में वे ठीक से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। फिर प्रबंध योग्यता में कमी। लघु उद्योग प्राय छोटे छोटे व्यवसायों द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें कि प्रबंधन एवं संगठन संबंधी कोई भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, और जिसका कि प्रभाव इन उद्योगों के विकास पर पड़ता है। अन्य समस्याएं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों को भी कुछ अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है।
जैसे परिवहन की सुविधाओं का अभाव और विज्ञापन की कमी और स्थानीय ऊंचे कर, सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव और अनुसंधान की कमी, बीमारी इकाइयों तथा उद्योगों के मध्य आपसी संगठन का अभाव आदि। और फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु भी सुझाव है। उत्पादन तकनीक में सुधार और भविष्य में इन उद्योगों के उत्पादन तकनीक से भी सुधार के लिए भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी ये उद्योग बृहत उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना करते हुए उपभोक्ताओं को भी अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान कर सकेंगे। फिर है सलाह कार्मिक की व्यवस्था, लघु उद्योगों की स्थापना करने के विकास करने और मशीनें इत्यादि के प्रयोग के लिए भी पर्याप्त सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर लघु उद्योग सहकारी समितियों का भी विकास, लघु उद्योग सहकारी समितियों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए और इन सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के उचित मूल्य पर भी उन्नत उपकरण और कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फिर विशाल एवं लघु उद्योगों में समन्वय, जहां तक संभव हो विशाल एवं लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कागज उद्योग में लुगदी बनाने का कार्य लघु उद्योग क्षेत्र को तथा कागज बनाने का कार्य भी विशाल उद्योग क्षेत्र में भी सौंपा जा सकता है। अनुसंधान कार्यक्रम की विस्तृत व्यवस्था, लघु उद्योगों की उत्पादकता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने और किस्म सुधारने की दृष्टि से अनुसंधान कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर लघु उद्योग प्रदर्शनियों का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए और इन प्रदर्शनियों को केवल बड़े नगरों तक सीमित न रख करके देश के विभिन्न भागों में लगाया जाना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता इन उद्योगों के उत्पादन के समन्वय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। उत्पादन की किस्म पर उचित नियंत्रण, लघु उद्योगों द्वारा भी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने तथा उपभोक्ता में विश्वास बनाए रखने के लिए भी इन उद्योगों की उत्पादन किस्म पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए। फिर औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, लघु उद्योगों के विकास के लिए भी आवश्यक है कि इन उद्योगों में से संबंधित व्यक्तियों के लिए भी उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए और ताकि वे आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का भी सहजता से प्रयोग कर सकें। इन सब के लिए गांवों एवं कस्बों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। फिर वित्त व्यवस्था, लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं का भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बों में विस्तार किया जाना चाहिए। बाजार तथा बिक्री संबंधी सुविधाएं, इन उद्योगों के विकास के लिए बिक्री एवं विपणन संबंधी सुविधाओं का होना भी अति आवश्यक है। यदि उत्पादित माल बाजारों में उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है तो उत्पादों में निराशा व्याप्त हो जाती है और जिससे कि उत्पादन प्रभावित होता है। अतः इन उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए भी एक केंद्रीय विक्रय संस्था की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि विभिन्न संस्थाओं के निश्चित प्रमाप के अनुसार माल तैयार कराएं तथा उनको बेचने की व्यवस्था करें। पहले लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके कच्चा माल एवं सस्ती दर पर भी चालक शक्ति उपलब्ध करा करके ट्रेनिंग एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान कर तथा करों में छूट देकर के उन्हें अपने पैरों पर भी खड़ा होने की स्थिति में लाना चाहिए, जिससे कि ये बृहत स्तरीय यंत्रीकरण उद्योगों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। उन उद्योगों के संबंध में जो कि बृहत एवं लघु उद्योगों के स्तरों पर भी चलाए जा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि दोनों ही प्रकार के उद्योगों के मध्य अनावश्यक प्रतियोगिता से बचा जा सके और इसके लिए भी कुछ उद्योगों को तो केवल कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु प्रयास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने इन उद्योगों के विकास हेतु विशेष बल दिया और 1948 में घोषित देश की प्रथम औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास की संस्तुति की है। औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम 1951 में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में आशय से लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी जोर दिया गया है। भारत में लघु और उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए भी राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रालय का रूप में अक्टूबर सन 1999 में लघु उद्योगों और कृषि व ग्रामीण मंत्रालय की स्थापना की गई और इस मंत्रालय को सितंबर 2001 में 2 पृथक मंत्रालयों लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में विभाजित किया गया। 2 अक्टूबर 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 MSMED एक्ट 2006 लागू किया गया और 9 मई सन 2007 को लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को विलय करके सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय में अब सूल मऊ क्षेत्र की सहायता व विकास करने हेतु नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उनके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करता है। 2007 और 8 के दौरान देश में संदर्भ में 2006 और 7 के लिए भी सूल मऊ क्षेत्र खादी ग्रामोद्योग एवं कायर सहित के लिए आंकड़ों के संग्रहण और संकलन के लिए भी मूल मऊ की चौथी अखिल भारतीय संगठन प्रारंभ की गई थी।
इस गणना द्वारा भी संग्रहित किए गए डाटा में उद्योग व सेवा क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं और इस गणना के अनुसार ही पंजीकृत स्थूल मऊ क्षेत्र का आकार 15.64 लाख व कुल आकार 361.76 लाख था और पंजीकृत क्षेत्र में भी 93.09 लाख तथा कुल 805.24 लाख लोगों का रोजगार प्राप्त था। और इस गणना के अनुसार ही स्थूल मऊ क्षेत्र में उद्यमों में रोजगारों के संबंध में अग्रणी राज्य निम्न है। उद्यमों के संबंध में और रोजगार के संबंध में प्रथम तो उत्तर प्रदेश है, उद्यमों के संबंध में और रोजगार के संबंध में उत्तर प्रदेश, द्वितीय में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल ही है रोजगार में भी, और तृतीय में उद्यमों में तमिलनाडु और इसमें भी तमिलनाडु है, और चतुर्थ में महाराष्ट्र है उद्यमों के में, जबकि रोजगार में आंध्र प्रदेश है, और पंचम में उद्यमों के संबंध में आंध्र प्रदेश है और रोजगार में महाराष्ट्र है। उद्यमों के संबंध में राजस्थान का 10वां स्थान है तथा रोजगार के संबंध में 11वां स्थान है और राजस्थान में कुल 16.64 लाख उद्यम थे तथा 30.79 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। एमएसएमई क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में भी 55.34% तथा शहरी क्षेत्र में 44.66% उद्यम कार्यरत हैं। एमएसएमई क्षेत्र में 31.79% उद्यम विनिर्माण क्षेत्र में तथा 68.61% उद्यम सेवा क्षेत्र में संलग्न थे और एमएसएमई क्षेत्र कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु भी सरकारी प्रयास निम्न है। सीसी लघु उद्योगों के स्थायी व संगठित विकास के लिए भी 1954 में पूरे देश में कौशल उद्यमिता में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI स्थापित किए गए। फिर सीडो 1954 ईस्वी में फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिशों पर लघु उद्योग विकास संगठन सीडो स्थापित किया गया और यह सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रम परियोजनाएं तैयार करने और उसके कार्यान्वयन पर भी नजर रखने में सहायता देने वाला शीर्ष निकाय है। जिला उद्योग केंद्र 1977 की जनता सरकार की औद्योगिक नीति के तहत ही देश भर में राज्य स्तर पर जिला उद्योग केंद्र DIC की स्थापना किए गए और 6 अगस्त 1991 को पहली बार लघु उद्योग संबंधी नीति की अलग से घोषणा की गई। और फिर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम। सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रमो रोयो और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम गारो सरका का विलय करते हुए 15 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक नई योजना की शुरुआत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भी नोडल एजेंसी है और ये एक राष्ट्रीय स्तरीय ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक की लागत वाली सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% है। आरक्षण है। लघु उद्योग अब सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों में विशिष्ट विनिर्माण के लिए भी उत्पादों के आरक्षण व संबंधी नीति को 1967 में प्रारंभ किया गया था और वर्तमान में 20 मदें हैं जिन्हें कि सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए भी आरक्षित किया गया है और वे 20 मदें निम्न है। पहले तो अचार व चटनी, दूसरा ब्रेड और तीसरा सरसों का तेल और चौथा मूंगफली का तेल, पांचवा लकड़ी का फर्नीचर और फिक्सचर और छठा है कॉपियां और रजिस्टर, सातवां है मोमबत्तियां, आठवां कपड़े धोने वाला साबुन और नौवां माचिस और 10वां पटाखे और 11वां अगरबत्तियां, 12वां कांच की चूड़ियां और 13वां स्टील अलमारी और 14वां रोलिंग शटर, 15वां सभी तरह की स्टील की कुर्सियां और 16वां सभी तरह की स्टील की मेजें, 17वां स्टील फर्नीचर और 18वां ताला और 19वां स्टील के बर्तन और 19वां एल्यूमिनियम के बर्तन। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम NMCP भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्योगों को वैश्विक बाजारों में उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मकता से निपटने हेतु तथा घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से भी उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का भी सामना करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद NMCC द्वारा संकल्पित यह कार्यक्रम 2007 और 2008 में प्रारंभ किया गया था। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों MSE द्वारा निर्मित उत्पाद एवं प्रदत्त सेवाओं हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदेश 1 अप्रैल 2012 से लागू किया गया है और इसके अनुसार प्रत्येक मंत्रालय विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी 3 वर्ष की कुल खरीद के 20% की अधिप्राप्ति MSME क्षेत्र के उद्यमों से भी की जाती चाहिए। फिर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS सूक्ष्म के और लघु उद्यमों की प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु भी क्रेडिट क्लीन लिंक्ड
कैपिटल सब्सिडी स्कीम नामक एक योजना अक्टूबर 2000 से प्रारंभ की गई है और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए भी क्रेडिट गारंटी फंड योजना सरकार ने 30 अगस्त 2000 से यह योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है संपार्श्विक तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र की इकाइयों को 100 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड योजना तीनों व बनकरों के सतत विकास एवं उनको सशक्त बनाने, उनकी आय में बढ़ोतरी करने और तथा उन्हें कार्य करने का भी बेहतर वातावरण प्रदान करने तो भी खादी कारीगरों हेतु जो है वर्कशेड योजना को वर्ष 2008 और 2009 में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से लागू किया गया। और नेक्स्ट टॉपिक है खादी सुधार और विकास कार्यक्रम KRDP। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। इस हेतु वित्त मंत्रालय ADB ने करार किया है और खादी सुधार विकास कार्यक्रम के तहत खादी की प्रामाणिकता हेतु खादी मार्क का शुभारंभ सितंबर सन 2013 में किया गया। खादी कारीगर श्रम जनश्री बीमा योजना खादी कारीगरों को बीमा प्रदान करने की तिथि से 15 अगस्त सन 2003 को सरकार द्वारा लागू की गई बीमा योजना। इस योजना के तहत 100 के वार्षिक प्रीमियम पर भी कारीगरों को 30,000 से 75,000 तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज उत्पादन केंद्र भारतीय मानक ब्यूरो ने खादी का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए भी निर्यात किया है और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भी कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संघ बेगेरी हुबली कर्नाटक द्वारा किया जाता है और इस राष्ट्रीय ध्वज निर्माण इकाई को 17 फरवरी सन 2006 को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। खादी रेडी टू यूज मिशन खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों के लिए भी वर्ष 2005 और 2006 के दौरान भी रेडी टू यूज मिशन की शुरुआत की। परंपरागत उद्योगों के पुनर्जन्म के लिए भी निधि स्कीम स्कीम ऑफ द फंड फॉर द रेगनाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। यह स्कीम उद्योगों को अत्यधिक उत्पादक हेतु प्रतिस्पर्धी बनाने का भी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगारों के अवसर बढ़ाने के विचार से खादी ग्रामोद्योगों और कायर क्षेत्रों में पहुंचाने गए क्लस्टरों संबंधी परंपरागत उद्योगों के पुनः सर्जन के लिए भी अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी और 12वीं योजना के दौरान 800 क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSE CDP अक्टूबर 2007 से संचालित इस कार्यक्रम में क्लस्टरों में सूक्ष्म व लघु उद्योगों का समग्र एवं एकीकृत विकास भी किया जाता है। राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना राजीव गांधी उद्यमी योजना में इसमें RGUMY इस योजना का उद्देश्य भी चयनित प्रमुख एजेंसी उद्यमी मित्रों के माध्यम से भी संभावित प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन में भी सहयोग करना है और आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाओं व औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ही कानूनी बाधाओं को भी हटाना है। और विकास आयुक्त MSME के कार्यालय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग NSIC एवं राष्ट्रीय स्तर के 3 उद्यमिता विकास संस्थान उद्यमी मित्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वर्चुअल क्लस्टरों का आरंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक नई पहल के रूप में एक समर्पित वेब पोर्टल वर्चुअल क्लस्टर्स की शुरुआत की है। महिलाओं के लिए व्यापारी संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास ट्रेड इस कार्यक्रम के माध्यम से भी गैर कृषि गतिविधियों में उद्यमिता कुशलता के विकास में माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का भी लक्ष्य रखा गया। फिर है एस्पायर अन्वेषण उद्यमिता व कृषि आधारित उद्योगों के बढ़ाने हेतु 18 मार्च 2015 को ये योजना लागू 200 करोड़ की निधि से लॉन्च की गई है और इस निधि से कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन हेतु टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क तथा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। MSME क्षेत्र के लिए भी नई राष्ट्रीय नीति MSME क्षेत्र के विकास हेतु नई राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया है। MSME के लिए उद्योग आधार जिला उद्योग केंद्रों में EMM एंटरप्राइज मीटर मेमोरेंडम फॉर्म प्रस्तुत करने में भी आ रही है और कठिनाइयों को देखते हुए उद्योग आधार मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। वेब पोर्टल है और यह MSME क्षेत्र में पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भी इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने की एक नीतिगत पहल है और ये कॉमर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विकसित किया गया है। विकास हेतु प्रयासरत संस्थाएं हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
लघु उद्यम क्षेत्र में भी वित्त प्रदान करने व तकनीक सेवाओं को गति प्रदान करने तो सब्सिडी सिडबी सीडबी की स्थापना 2 अप्रैल सन 1990 को की गई। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का संवर्धन सहायता व पोषण करने के उद्देश्य से 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित एवं सांविधिक संगठन। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए भी योजना बनाना और उनको विकसित और संगठित करना और इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूर करना है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम बोर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 15 मई सन 2007 को स्थापित एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है जिसे कि स्थूल मऊ क्षेत्र में संबंधित सभी मुद्दों पर भी सरकार को सलाह देने के लिए गठित किया गया है। बोर्ड को 27 मई 2013 को पुनर्गठित किया गया। असंगठित क्षेत्र में भी उद्योगों को राष्ट्रीय आयोग NCEUS असंगठित क्षेत्र में भी उद्योगों के राष्ट्रीय आयोग का गठन डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में 3 वर्ष की अवधि में लिए 20 सितंबर सन 2004 को किया गया, जिससे कि असंगठित क्षेत्र की समस्याओं की जांच करने और उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव भी देने का आदेश दिया गया है। इस आयोग ने देश के विभिन्न भागों में ग्रोथ पोल के गठन का भी प्रस्ताव किया। राष्ट्रीय स्तर के 3 उद्यमिता संस्थान है। नियमित आधार पर उद्यमियों की पहली पीढ़ी के बीच में उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के निम्न 3 संस्थानों का गठन किया है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निष्ड नोएडा उत्तर प्रदेश 1983 में स्थापित, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान निस्मे हैदराबाद 1960 में स्थापित और भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी IIE 1993 में स्थापित। पहले राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान NICET हैदराबाद, वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान CIETI के रूप में भी पहचाने जाने वाले NICET का गठन 1960 में नई दिल्ली में किया गया है और 1962 में इसे हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था और 1984 में संस्थान को NICET नाम दिया गया था। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान MGIRI एमगिरी जो है खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्रों में भी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण के लिए मगनवाड़ी वर्धा महाराष्ट्र में अक्टूबर 2008 में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान। इसका नाम पहले जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान या फिर यह संस्थान महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप ग्रामीण औद्योगिकरण की प्रक्रिया की त्वरित गति प्रदान कर रहा है। कुछ अन्य प्रमुख संस्थाएं हैं। हस्त औजार डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र नागौर राजस्थान, वर्ष 1988 में स्थापित केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान CBRTI पुणे महाराष्ट्र, डॉक्टर अंबेडकर ग्रामीण तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान AIRTM नासिक महाराष्ट्र और कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान KNHPI सांगानेर जयपुर और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID अहमदाबाद, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान NIFT नई दिल्ली, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट संस्थान नोएडा, केंद्रीय सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुर्जा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पुणे और BB रसेल फाउंडेशनल ढाका बांग्लादेश। कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग में कायर उद्योग एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है और अब यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि अन्य नारियल उत्पादक राज्यों से फैला हुआ है। भारत विश्व का सर्वाधिक कॉयर उत्पादन करने वाला देश है और जो कि विश्व में उत्पन्न होने वाली कुल कॉयर रेशे का 80% से अधिक उत्पादन करता है और कॉयर उद्योगों के विकास हेतु भी देश में कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत कोच्चि केरल में कॉयर बोर्ड स्थापित किया गया और जिसने कि 7 जुलाई सन 1954 के कार्य आरंभ किया और इसके अतिरिक्त कलावूर केरल में हिंदुस्तान कॉयर व केंद्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान LFP केरल में नेशनल कॉयर प्रशिक्षण व डिजाइन केंद्र तथा बेंगलोर में केंद्रीय कॉयर तकनीकी संस्थान स्थापित किया गया है। रेशम उद्योग देश का कृषि आधारित कुटीर उद्योग है और भारत रेशम के उत्पादन में खासकर के मलबरी रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है और भारत रेशम की खपत के मामले में सबसे अग्रणीय देश है। भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जहाँ की रेशम की सभी किस्मों और मलबरी, टस्सर, एरी और मुग्गा उत्पादन किया जाता है। फिर है मलबरी रेशम। देश में होने वाले कुल रेशम उत्पादन में से करीब 80% मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू व कश्मीर में होता है। मलबरी रेशम को सबसे ज्यादा उम्दा रेशम माना जाता है।
वन्या रेशम भारत में टस्सर एवं एरी व मुग्गा रेशम की अन्य किस्में हैं और भारत टस्सर सिल्क के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। और टस्सर सिल्क का उत्पादन मध्य भारत में खासकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में होता है। और ओस टस्सर सिल्क का उत्पादन उप हिमालय क्षेत्र जैसे कि मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर में होता है। एरी रेशम उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और पूर्वोत्तर राज्यों में के अलावा भी बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। एरी रेशम गर्मी को रोकने वाला और त्वचा के अनुकूल होता है और मुग्गा रेशम को सुनहरा रेशम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उत्पादन सिर्फ असम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के अंदर असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में होता है। और असम की प्रसिद्धि सुआल कुची साड़ी मुग्गा सुग्गा सिल्क से बनाई जाती है और विशाल और अन्यथा मलबरी रेशम की किस्में है। और रेशम की कीड़े पालने के लिए भी शहतूत, गूलर, पलास आदि के वृक्ष भी लगाए जाते हैं और रेशम कोकून से प्राप्त होता है। फिर केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अधीन अप्रैल सन 1949 में स्थापित किया गया एक निकाय है और इसका मुख्य कार्य तो वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान के माध्यम से रेशम उद्योगों को बढ़ावा देना है। मलबरी रेशम के लिए भी मैसूर, कर्नाटक, ब्रह्मपुत्र, पश्चिम बंगाल और पामदोर, जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। और टस्सर सिल्क के लिए भी रांची, झारखंड तथा मुग्गा और एरी रेशम के लिए भी लोहदई गढ़ जोरहाट असम में अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। पहले हथकरघा उद्योग में हथकरघा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और ये इस समय वस्त्र उत्पादन में हथकरघा का 15% हिस्सा है और रोजगार और निर्यात होने वाली आय में भी इसका विशेष योगदान है। हथकरघा उद्योगों के विकास हेतु किए गए कुछ प्रयास निम्न है। तो सरकार हथकरघा उद्योगों को हमेशा ही प्रोत्साहित करती रही है और सरकार ने 6 बड़े हथकरघा क्लस्टर के लिए भी स्वीकृति दे दी है। हथकरघा उत्पादों की अलग पहचान बनाने के लिए भी हैंडलूम मार्क तैयार किया गया है। हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए भी दिल्ली हाट की तर्ज पर कई शहरी हाटों को स्थापित करके प्रदर्शनियां आयोजित करने और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेले में भागीदारी में कई प्रयास किए गए हैं। देश भर में वाराणसी, सेलम, गुवाहाटी, जोधपुर और वारगढ़ में 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और 25 बुनकर सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार का उपक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम थार्न यार्न डिपो के माध्यम से भी उपयुक्त हथकरघा एजेंसियों को यार्न की आपूर्ति करता है। फिर हस्तशिल्प में भारतीय हस्तशिल्प देश की विविधता और समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और हस्तशिल्पियों की गणना के अनुसार 11वीं योजना में देशभर में 68.86 लाख शिल्पकारों को रोजगार प्राप्त हुआ है और जिनके 30.25 लाख पुरुष व 38.61 लाख महिला शिल्पकार हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारतीय कालीनों का विश्वकालीन बाजार में 26% हिस्सा है। और सरकार ने शिल्पकारों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से मार्च सन 2007 में राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। और फिर है राजस्थान के लघु एवं कुटीर खादी का हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग। खादी राजस्थान का एक परंपरागत घरेलू उद्योग है और इसमें लोगों के अंशकालीन एवं पूर्णकालिक रोजगार मिलता है। गांधी जी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वावलंबन के दर्शन को मूर्त रूप देने हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान में 1926 में ग्राम अमरसर जयपुर में चरखा संघ खादी का कार्य आरंभ किया गया और राज्य में मुख्यतः सूती एवं ऊनी खादी का उत्पादन होता है। सिल्क खादी भी पश्चिमी राजस्थान में उत्पादित होती है और खादी हथकरघा पर तैयार की जाती है। राजस्थान में सूती खादी उत्पादनों में रेजी, खिसी, दरी, तो दो सूती आदि मुख्य है और ऊनी खादी उत्पादन कार्य राज्य में मरु प्रदेशों में होता है। विकास हेतु प्रयास है ट्रेन टू गेन योजना। राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति 2010 के तहत राज्य में जनशक्ति को प्रशिक्षित करने एवं नियोजकों को उनके कार्य हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई। योजना अंतर्गत नियोजकों द्वारा वेतन मानदेय का 50% अनुदान अधिकतम 2,000 रूपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी किया जाएगा एवं ऐसे नियोजकों द्वारा प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षणार्थियों में से कम 50% व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET विस्तार केंद्र जयपुर राज्य में प्लास्टिक उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा सीतापुरा जयपुर में विस्तार केंद्र की स्थापना की गई है और इसका लोकार्पण 24/9/2009 को किया गया। फिर महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ये योजना विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से 19/9/2005 को शुरू की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ साथ
दुर्घटना में मृत्यु होने की भी स्थिति में बीमा कवर प्रदान करना है और इसमें लाभार्थी को भी 60,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। और इस योजना के तहत शिक्षा सहयोग हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आश्रित छात्रों को 300 रुपए प्रति तिमाही छात्रवृत्ति की प्रति छात्र को दे है। और इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान 100 रुपए और भारत सरकार का 150 रुपए, राज्य सरकार का 40 रुपए तथा बुनकरों का अंशदान 40 रुपए है। फिर है एकीकृत हथकरघा विकास योजना। विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार द्वारा 6/12/2007 से ये योजना संपूर्ण देश में लागू की गई है और इसके तहत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना लागू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक क्लस्टर के विकास हेतु भी भारत सरकार 60 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराती है। राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए भी उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए उनको वित्तीय रूप से भी सक्षम बनाना है। और इस योजना में दस्तकार परिवार के 4 सदस्यों को 1,50,000 रुपए तक का मेडिक्लेम कवर प्रदान किया जाता है। ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रूट सेटी की स्थापना ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए भी की गई है, ताकि वे स्वयं को रोजगार प्रारंभ कर सकें। राज्य में उत्पादित खादी ग्राम उद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थानी खादी के लोगों खादी इंडिया का लोकार्पण किया जा चुका है। दीनदयाल हथकरघा योजना केंद्र सरकार द्वारा बुनकरों के उत्थान हेतु प्रवर्तित कर योजना 1 अप्रैल 2000 से लागू है। अर्बन हाट बाजार व ग्रामीण हाट बाजार राज्य के लघु उद्योग एवं हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विक्रय हेतु उद्योग विभाग की संस्था उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा जयपुर, जोधपुर व अजमेर में अर्बन हाट बाजार 10 स्थानों भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, कोटा, दौसा, राजसमंद एवं उदयपुर पर ग्रामीण हाट बाजार स्थापित किए गए हैं। द्वितीय चरण में 5 जिलों पुष्कर, अजमेर, बूंदी, चूरू, झालावाड़ व करौली में ग्रामीण हाट तथा सीकर व अलवर में अर्बन हाट बाजार की स्थापना की जाएगी। सीकर व अलवर हाट बाजार का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और अर्बन हाट बाजार 200 लाख रुपए की परियोजना है। और जिसमें कि केंद्र राज्य का 70.30 का योगदान है और ग्रामीण हाट 100 लाख रुपए की भी योजना है, जिसमें कि केंद्र में राज्य का 75.25 का योगदान है। खेती के औद्योगिक प्रोत्साहन योजना पिछड़े जिले 2011 और 12 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ जिलों में निवेश को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भी रीको द्वारा आवंटित भूखंडों पर उत्पादन शीघ्र प्रारंभ होने को प्रोत्साहन करने हेतु एक नई क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना पिछड़े जिले 2011-12 क्रियान्वित की जा रही है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना 2009 और 10 राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनजाति बाहुल्य जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सिरोही में रीको द्वारा नए उद्योगों को भी स्थापित करने हेतु आधारभूत सुविधाओं में विशेष रियायत दिए जाने की भी दृष्टि से जनजाति बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन योजना वह 2009 और 10 प्रारंभ की गई है। ग्वार गम, हैंडीक्राफ्ट व अन्य विशिष्ट उत्पादों के विकास के लिए भी एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना मोरा नाडा जोधपुर में की गई है। राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना 2012 चर्म दस्तकारों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि करने के उद्देश्य से भी चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना प्रारंभ की गई है। क्लस्टर विकास, दस्तकारियां एवं लघुतम इकाइयों का विकास क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच अपनाकर किए जाने के क्रम में भी राज्य में वर्ष 2013 और 14 तक कुल 44 क्लस्टर का चयन किया जाए करके क्लस्टर विकास गतिविधियां आरंभ की जा चुकी हैं। जयपुर की ब्लू पॉटरी का विकास भी आयुक्त हस्तशिल्प के सहयोग से भी भौगोलिक उपदर्शन में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है और इस हेतु भी रूडा ने जयपुर ब्लू लोगों को दस्तकारी के हितार्थ जारी किया गया। सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग का भौगोलिक उपदर्शन में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है और सिरेमिक इलेक्ट्रिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बीकानेर का मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत द्वारा भी लोकार्पण 13 मई 2010 को किया गया। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जयपुर रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी RUDA ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में की गई और रूडा लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने का कार्य करती है। वर्तमान में रूडा ऊनी उत्पाद, चर्म उद्योग, स्टोन, सेरेमिक व पॉटरी, खादी, ग्राम उद्योग, हाथकरघा तथा हस्तशिल्प के क्षेत्रों में लघु उद्यमों को भी विकसित कर रही है। CLRI परियोजना केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI चेन्नई का राजस्थान प्रदेश में चर्म दस्तकारों के कौशल उन्नयन के उद्देश्य से यह विशेष योजना स्वीकृत की गई है। इसमें प्रथम चरण के तहत जयपुर
जिले के उदयपुरिया, चौमू तथा सांवरदा 6 गांवों में तथा अलवर जिले के मानसूर, इस्माइलपुर एवं घोसाली गांव तथा द्वितीय चरण में जोधपुर, जालौर तथा बाड़मेर जिलों के चर्म दस्तकारों को मोजड़ी व चर्म उत्पाद में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना शुरू, चूरू रूडा द्वारा ताल छापर पर्यावरण मित्र हस्तशिल्प उत्पाद व स्व आजीविका परियोजना ताल छापर कृष्णा मृग अभ्यारण्य से सटे गांवों और सूरवास, देवानी और चारवास और गोपालपुरा व रामपुरा गांवों में फरवरी 2007 में संपादित की जा रही है। और इस परियोजना के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर श्रीमती बीबी रसेल जुड़ी हुई रही है। फिर कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना, कोटा डोरिया के हथकरघा बुनकरों में हितार्थ कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना रूडा द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। बाड़मेर कासीदाकारी क्लस्टर बाड़मेर के लिए चौहाटन तहसील के धनाऊ, आलमसर, इटादा, रवासर और सोवा आदि गांवों के महिलाओं के लिए एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर विकास परियोजना लागू की गई है। पहले रूरल बिजनेस हब योजना के अंतर्गत रूडा द्वारा दूदू पंचायत समिति के ग्राम कोट जेवर को ब्लू पॉटरी के लिए रूरल बिजनेस हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और फिर राजस्थान के प्रमुख संसाधन आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग मुख्य उत्पाद एवं स्थिति है। संसाधन का आधार है उद्योग और क्षेत्र है। कृषि उत्पाद आधारित उद्योग में इसमें तेल घानी उद्योग, दूसरा है गुड़ खांडसारी, तीसरा तंबाकू, चौथा है ग्वार गम उद्योग और पांचवा दाल और छठा है नमकीन भुजिया पापड़ और सातवां है धान कूटने का उद्योग और आठवां फल एवं सब्जियों के संरक्षण में आधारित उद्योग और 9वां है आटा एवं मैदा उद्योग और 10वां है बेकरी कन्फेक्शनरी उद्योग और 11वां है मधुमक्खी पालन उद्योग और 12वां है साबुन उद्योग। इसमें क्षेत्र है भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर, अलवर व पाली, कोटा बूंदी गुड़ खांडसारी का है कोटा बूंदी गंगानगर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा उदयपुर, तंबाकू के नागौर अजमेर उदयपुर अलवर झुंझुनू, ग्वार गम उद्योग के जयपुर अजमेर अलवर नागौर एवं सरदार शहर, दाल कोटा उदयपुर जयपुर और गंगानगर, नमकीन भुजिया पापड़ बीकानेर, धान कूटने का उद्योग में धान उत्पादक क्षेत्र कोटा बूंदी हनुमानगढ़ और गंगानगर, बांसवाड़ा डूंगरपुर बारह आदि। और 8वां है फल एवं सब्जियों के संरक्षण पर आधारित उद्योग में कोटा जयपुर श्री गंगानगर और आटा और मैदा उद्योग में जयपुर अजमेर उद्योग आटा और सिक्कियों के रूप में भी संपूर्ण राज्य में विस्तृत है। और फिर बेकरी कन्फेक्शनरी उद्योग जयपुर अजमेर कोटा उदयपुर जोधपुर, मधुमक्खी पालन उद्योग में अलवर भरतपुर एवं दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र जय और फिर साबुन उद्योग जयपुर अलवर और कोटा में। इसी प्रकार से दूसरा संसाधन का आधार है पशु उत्पाद आधारित उद्योग। इसमें चमड़ा उद्योग ये इसके जो क्षेत्र है वो है टोंक अजमेर जयपुर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर नागौर। दूसरा ऊन उद्योग इसका बीकानेर ब्यावर टोंक चूरू लाडनू जोधपुर जैसलमेर आदि। फिर है तीसरा हड्डी पिसाई उद्योग ये जोधपुर जयपुर गेगल अजमेर और कोटा पालाना आदि। और फिर है चौथा हाथी दांत का कार्य यह है जयपुर पाली और जोधपुर। दुग्ध उत्पाद उद्योग है समस्त राजस्थान में। और फिर है तीसरा वनोपज आधारित उद्योग में लकड़ी का सामान इसमें उदयपुर सिरोही बाड़मेर बांसवाड़ा सवाई माधोपुर जोधपुर आदि। फिर है दूसरा बेंत में बांस उद्योग ये उदयपुर जयपुर जोधपुर अजमेर। तीसरा माचिस अजमेर अलवर पाली। और चौथा अगरबत्तियां उद्योग जयपुर अजमेर। और पांचवा बीड़ी उद्योग जोधपुर कोटा टोंक चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर। और छठा कत्था गोंद व लाख उद्योग उदयपुर जोधपुर एवं जयपुर। और सातवां रेशम उद्योग उदयपुर बांसवाड़ा कोटा। और आठवां हस्त निर्मित कागज उद्योग कोटा उदयपुर सांगानेर एवं अजमेर। और पहला संगमरमर एवं ग्रेनाइट ये मकराना नागौर किशनगढ़ अजमेर राजसमंद उदयपुर कोटा जालौर जयपुर चित्तौड़गढ़ अलवर। और फिर चौथा खनिज आधारित उद्योग है और इसमें नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग में मिट्टी के बर्तन यह है बीकानेर सीकर अलवर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। मूर्ति उद्योग जयपुर अलवर बांसवाड़ा। और चौथा इमारती पत्थर कोटा जोधपुर चित्तौड़गढ़ धौलपुर और जैसलमेर। फिर है राजस्थान के प्रमुख लघु कुटीर खादी ग्राम उद्योग तथा हस्तशिल्प उत्पाद नाम और स्थान। सरसों का इंजन का छाप तेल भरतपुर, सरसों का वीर बालक छाप तेल जयपुर, लकड़ी की खिलौने उदयपुर सवाई माधोपुर जोधपुर। और पापड़ भुजिया बीकानेर, मटके सुराई रामसर बीकानेर। और ब्लू पॉटरी जयपुर नेवटा सांगानेर, चमड़े की मोजड़ियां
जोधपुर, जयपुर, नागौर, सुनहरी टेर कोटा, बीकानेर, धेवा कला प्रतापगढ़, रामदेव जी की घोड़े पोखरण जैसलमेर, ऊंट की खाल की कलात्मक यह है बीकानेर, कुप्पो पर मुनौती का काम ये होता है, उस्ता कला बोलते हैं जिसे, ये बीकानेर है ऊंटों का। और फिर हरी मेथी व हैंड टूल्स है नागौर, रसदार फल झालावाड़ गंगानगर, गुलाब के फूल एवं फूल गुलकंद पुष्कर में, चेती गुलाब दमश्क खमनोर और राजसमंद, फिर नांदड़े घाघरे की छपी फड़द भीलवाड़ा, पिछवाइया नाथद्वारा, ऊनी रब बरड़ी पट्टू एवं लोई जैसलमेर, पाव रजाई जयपुर, खैसले लेटा जालोर, ऊनी कंबल गढ़रा रोड जैसलमेर व बीकानेर, मसूरिया व कोटा डोरिया कैथून कोटा व मांगलोर बारा, पत्थर की मूर्तियां जयपुर थानागाजी और अलवर, फिर मिनिएचर पेंटिंग्स जोधपुर जयपुर किशनगढ़, आजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़, लहरिया एवं पोमचा जयपुर, अजरक एवं मलीर प्रिंट बाड़मेर, हाथीदांत एवं चंदन का खुदाई एवं पेंटिंग जयपुर, गलीचे जयपुर और बीकानेर, मीनाकारी एवं कुंदन कार्य जयपुर, पेपर मेसी कुट्टी का काम जयपुर उदयपुर और सुंगनी नसवार ब्यावर। इसी प्रकार से आम पापड़ बांसवाड़ा, मेहंदी सोजत पाली, स्टील व वुडन फर्नीचर बीकानेर चित्तौड़गढ़, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर, फिर शीशम का फर्नीचर हनुमानगढ़ गंगानगर, कागजी टेराकोटा अलवर, कठपुतलियां उदयपुर, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा, बादला एवं मोठड़े जोधपुर, मलमल का जाटा मथानिया व तनसुख जोधपुर, तारकशी के जेवर नाथद्वारा, नमदे व दरिया टोंक, गोटा किनारी खंडेला सीकर भिनाय एवं अजमेर, गरासियों का फाग ओढ़नी और सोजत रेजी चक, पेचवर्क व चटापटी का कार्य शेखावटी, जस्ती की मूर्तियां व वस्तुएं जोधपुर, दरिया टांकला नागौर, बेखेस चौमू जयपुर व चूरू, पीतल का मुरादाबादी जयपुर और मुरादाबादी नक्काशी का काम जयपुर में, और मिट्टी के खिलौने मोलेला नाथद्वारा, कृषिगत औजार गजसिंहपुर गंगानगर एवं झाटवाड़ा जयपुर, लाख की पॉटरी मोंडे बीकानेर, चुरनेरी जोधपुर, लकड़ी के झूले जोधपुर, मरकड़ा गालियाकोट, सोप स्टोन की तराशी हुए खिलौने डूंगरपुर, लाख का काम जयपुर और कोफ्तीगिरी व तहनिशा कार्य जयपुर, कपड़ों पर मिरर वर्क जैसलमेर और लकड़ी की कांवड़ बस्सी चित्तौड़गढ़। अभी राजस्थान के प्रमुख बृहद एवं मध्यम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। वर्तमान में देश के सूती वस्त्र मिलें गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में मुख्य रूप से भी केंद्रित है। कपास उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है, लेकिन सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन क्रमशः जयपुर, गुजरात में महाराष्ट्र में होता है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है। ये उद्योग राज्य में सर्वाधिक लोगों के रोजगार प्रदान करता है और राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड 1989 में ब्यावर में, अजमेर में निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई और 1906 में दूसरी मिल ब्यावर में हेडवर्ड मिल लिमिटेड स्थापित की गई और बृहद राजस्थान के निर्माण में समय राज्य में 7 सूती वस्त्र मिले थे। वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिले मुख्यतः ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ और जयपुर, श्रीगंगानगर, किशनगढ़ एवं बांसवाड़ा में केंद्रित है। और सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना पर कच्चे माल एवं श्रम की उपलब्धता, बाजार की समीपता और जल एवं विद्युत की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु नम का प्रभाव पड़ता है और सरकारी नीतियों भी इनके केंद्रीकरण को प्रभावित करती है। और राज्य में इस समय सूती मिलें निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी तीनों ही क्षेत्रों में कार्यरत है। सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें हैं, ये निजी क्षेत्र में स्थापित मिले थे जिन्हें की रुग्णता के कारण 1974 से राष्ट्रीय वस्त्र निगम एनटीसी द्वारा अधिकृत कर लिया गया है और ये सभी वर्तमान में बंद पड़ी हैं। और ये निम्न है, पहले तो एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर, सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें और स्थापना राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड 1965 गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है और गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा 1981, श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़ 1978 और 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की सहकारी जीनिंग मिल को भी मिलाकर के राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। और सूती वस्त्र मिलें निजी क्षेत्र में है और राज्य की सूती वस्त्र मिलों के समक्ष कच्चे माल की कमी और आधुनिक व उन्नत मिलों का अभाव भी, शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता और पूंजी कमी आदि प्रमुख समस्याएं हैं।
और फिर है सीमेंट उद्योग में सीमेंट एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के विपुल भंडार होने के कारण भी राज्य सीमेंट उत्पाद में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत 1917 में लाखेरी बूंदी में की गई और सवाई माधोपुर में एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से की गई थी और परंतु वर्तमान में ये बंद हो चुका है। सीमेंट कारखानों की स्थापना कच्चे माल लाइम स्टोन व जिप्सम की प्राप्ति स्थलों के आसपास की अधिक की जाती है। राजस्थान में सीमेंट कारखाने लाखेरी, निम्बाहेड़ा, मोड़क, ब्यावर, कोटार, गोटन, नागौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली आदि स्थानों पर भी स्थापित किए गए हैं। गोटन, नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट तथा खारिया व खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में बिरला व्हाइट सीमेंट और सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। और इसके बाद राजस्थान में सीमेंट उद्योग की तीव्र विकास के मार्ग में कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं पुरानी उत्पादन तकनीक, कोयले की कमी और ब्रॉडगेज की कमी और विद्युत की अनियमित आपूर्ति में अपर्याप्त मांग आदि है। और अब राज्य में बड़ी कंपनियों का सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख बृहद मध्यम उद्योग में है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और देश में सर्वाधिक गन्ना क्रमश से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक में होता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु का स्थान है। भारत विश्व में ब्राजील के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है और राजस्थान में भी चीनी का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। यहाँ केवल 3 चीनी मिलें हैं, 2 मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। दूसरा 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित ये राज्य की पहली चीनी मिल है। फिर है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर, यह सन 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से विस्थापित की गई। 1956 में इसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है। इसे अब नई इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत श्री गंगानगर शहर में हटाकर के ग्राम कामानीपुरा तहसील श्री कनकपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है। केशोरायपटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, केशोरायपटन बूंदी, यह मिल क्षेत्र में के गन्ना उत्पादकों के हितार्थ सहकारी क्षेत्र में 1965 में स्थापित की गई थी और अब ये मिल बंद हो गई है। और प्रदेश में चीनी मिलों के समक्ष गुणवत्तापूर्वक कच्चे माल की कमी और आधुनिक व उन्नत मशीनों का अभाव, पूंजी की अपर्याप्तता और कुशल प्रबंध आदि समस्या है। नमक उद्योग में राजस्थान के खारे पानी की झीलों के विद्यमान होने के कारण नमक उत्पादन हेतु भी प्राकृतिक स्थितियां काफी अनुकूल हैं और राज्य भूमिगत जल के लवण निर्माण कार्य में देश में सर्वोच्च स्थान रखता है और देश के उत्पादित कुल नमक का लगभग 12% हिस्सा यहाँ पर उत्पादित होता है। यहाँ पर मुख्यतः सांबर झील, जिडवाना व पचपदरा झीलों में नमक उत्पादित किया जाता है और यहाँ के नमक स्रोतों में सांबर झील का सर्वोच्च स्थान है और यहाँ जहाँ की समस्त भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। यहाँ पर अच्छी किस्म का नमक उत्पादित होता है और सांबर में नमक उत्पादन का संचालन केंद्रीय सरकार के उपक्रम सांबर साल्ट लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, द्वारा किया जाता है। डिडवाना, नागौर एवं पचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर के नमक स्रोत राज्य सरकार के नियंत्रण में है और राज्य सरकार ने डिडवाना के राजकीय लवण स्रोत निजी नमक उत्पादकों को 27 जनवरी 2000 से लीज कर दिया है और गए तथा 10 और 10/2008 से इनका निजीकरण कर दिया गया है। पचपदरा के लवण स्रोत 1992 में लीज पर दिए गए हैं और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डिडवाना का 10 अक्टूबर 2000 को निजीकरण कर दिया गया। इसके अलावा फलोदी, जोधपुर, लोणकसरण, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर एवं जाब्दीनगर, नागौर में भी छोटे पैमाने पर भी निजी उद्यमियों का नमक उत्पादित किया जाता है। फिर मॉडल सॉल्ट फार्म, राज्य के लवण निर्माताओं को भी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु हुई नावा, नागौर में सांबर सॉल्ट क्षेत्र में मॉडल सॉल्ट फार्म की स्थापना की गई है और इसका लोकार्पण 12 जनवरी सन 2002 को किया गया। और नमक उत्पादन, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन का राज्य में एक गुजरात 70% से अधिक और दूसरा तमिलनाडु 10 से 15% और तीसरा राजस्थान 10 से 12% और चौथा महाराष्ट्र। आंतरिक जल स्रोत में खारी झीलों के नमक उत्पादन में राजस्थान के देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, सीकर व बाड़मेर जिलों में खुले लवण क्षेत्र घोषित है। गुजरात में तमिलनाडु क्षेत्र में समुद्र में से नमक उत्पादित होता है। कांच उद्योग में कांच के निर्माण में बालू, मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सीरा व कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं और राजस्थान में इस उद्योगों के कच्चे माल के साथ साथ कांच बनाने वाले कुशल श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं। राज्य में छोटे पैमाने पर कांच का सामान बनाने के कारखाने जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर आदि स्थानों पर भी केंद्रित हैं और बृहद स्तर पर भी वर्तमान में राज्य के कांच निर्माण के निम्न कारखाने प्रमुख हैं।
एक तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जबलपुर, यह गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी है और जिसमें कि शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है और ये अभी बंद पड़ी है। धौलपुर ग्लास वर्कर्स यह निजी क्षेत्र की कंपनी है और सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा ये टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। सेंट गोबेन कंपनी कहरानी भिवाड़ी अलवर से विश्व का सबसे बड़ा फ्लॉट ग्लास संयंत्र स्थापित किया गया है और घी लोट निमराना अलवर की रीको द्वारा सिमोरे एक जोन बनाया जा रहा है। फिर वनस्पति घी उद्योग में राजस्थान के वनस्पति घी उद्योगों का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया और इनके पश्चात जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर, सिवाई, अलवर आदि नगरों में इनकी इकाइयां स्थापित की गई हैं और राज्य में सेलानों की पैदावार अच्छी होने की वजह से इस उद्योगों के विकास की भी अच्छी संभावनाएं हैं। फिर औद्योगिक विकास हेतु प्रमुख निगम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रीको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सर्वप्रथम 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योगों व खनिज विकास निगम RIMDC की स्थापना की गई। नवंबर 1979 को इसका विभाजन कर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC तथा जनवरी 1980 में रीको की स्थापना की गई। उद्देश्य राज्य में औद्योगिक संरचना विकास व औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना भी मध्यम व बृहद उद्योगों को अवधि ऋण उपलब्ध कराना तथा उन्हें तकनीकी सलाह, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों व इक्विटी सहभागिता द्वारा भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 17 जनवरी सन 1955 को राज्य वित्त निगम ने अधिनियम 1951 के तहत में की गई थी और इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। मुख्य उद्देश्य है इसका पहले तो राज्य की अति लघु व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना भी है और दूसरा राज्य की तीव्र औद्योगिकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गति को नया आयाम देना है। फिर तीसरा स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराना और तथा राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका के रूप में भी कार्य करना। प्रमुख कार्य में निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 2000 रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। निगम द्वारा उद्योग को स्थापित करने हेतु भूमि क्रम, भवन निर्माण, यंत्र संयंत्र खरीदने और ब्रिज लोन एवं कार्यशील पूंजी हेतु भी ऋण प्रदान किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत करने हेतु भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, IDBI व IFCI के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करना और ऋणों की गारंटी देना और अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन करना और उपकरण पुनर्वित्त प्रदान करना। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थान RAJSICO, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 3 जून 1961 को अपनी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सीमित दायित्व का बाली कंपनी के रूप में भी मुख्य उद्देश्य लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता में प्रोत्साहन देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना व उनकी उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य कार्य है प्रदर्शनियों, सेमिनारों, व्यापार मेलों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। निगम ट्राइबल्स प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना रहा है। राज्य सीको कच्चे माल, लोहा, इस्पात, कोयला, IPCL, पॉलीमर प्रोडक्ट्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आदि का स्वयं क्रय करके रियायती दरों पर लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराता है। फिर है ये दस्तकारों एवं शिल्पकारों को उनके